ये कन्फ्यूज़न होता क्या है? कई वीडियोस पोस्ट हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति इतना कन्फ्यूज्ड क्यों है, या ये दूसरों को कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है। एक्चुअली अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्रेन वॉशर इज़ ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड। जो आज आपका ब्रेन वॉश कर रहा है उसके दिमाग की धुलाई पहले ही हो चुकी है, उसका दिमाग पहले ही साफ़ किया जा चुका है। यानी उसके दिमाग की जो अपनी पहली धारणाएं थी, जो पहली सोच थी, जो उसको विरासत में मिली थी, जो सोच किसी व्यक्ति को उसके परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, संस्कृति से, परंपराओं से मिलती है, उनको साफ कर दिया, हटा दिया जाता है, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह वहाँ डाल दिया जाता है और एक नई सोच वहाँ पर स्थापित कर दी जाती है। उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पर कोई उद्देश्य को समाज के अंदर, उस देश में, उस समाज में या उस व्यवस्था में कोई अपना एक उद्देश्य किसी व्यक्ति को, किसी समूह को या किसी राष्ट्र को अपना वहाँ कोई एजेंडा चलाना होता है, कोई पर्पज़ वहाँ सोल्व करना होता है। या तो वहाँ जो एग्जिस्टिंग व्यवस्थापक हैं उन्हें हटाना है, या जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उन्हें चेंज करना है। उसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी आज विकसित होती चली आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ये बात बहुत तेज़ी से अब होने लगी है, लेकिन ये काम पहले से ही चला आ रहा है पुरातन काल से। फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, खुद इंग्लैंड में क्रांति हो, ये सारी क्रांतियाँ भी जब हुई तो उससे पहले जो देश के अंदर, समाज के अंदर प्रचलित धारणाएं थी उन पर क्वेश्चन किया गया और उन सारी धारणाओं को तोड़ मरोड़ कर, विकृत करके इस प्रकार प्रदर्शित किया गया कि वहाँ का समाज उनके खुद ही विरोधी हो जाए अपनी व्यवस्था के, जो उस समाज ने ही हजारों सालों से बनाई थी, चलाई थी। उसके प्रति उनके मन में इतना द्वेष, पूर्वाग्रह और इतना वहाँ पर जहर भर दिया जाता है कि वह जहर इकट्ठा होकर वहाँ पर एक क्रांति कर देता है। एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं अपनी व्यवस्थाओं के खिलाफ, जिन्हें उनके पूर्वजों ने बनाया था, चलाया था हजारों सालों से। उन व्यवस्थाओं को वो लोग तोड़ देते हैं और अब नई व्यवस्था की वो उम्मीद करते हैं। खुद फ्रांस की क्रांति जहाँ फ्रांस में हुई थी, वहाँ पर विचार, फ्रांस की क्रांति के जो प्रारंभिक विचारक थे वो कौन थे? फ्रांस के बाहर जो फ्रांस की क्रांति को फैलाया गया वह किस तरह से फैलाया गया? रशिया के अंदर जो क्रांति हुई वह किस तरह से चलाई गई, किस तरह से फैलाई गई? क्या पर्पस था? क्यों हजारों लोगों को, अपने ही देश के लोगों ने अपने ही देश के लोगों को मार दिया? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने एक दूसरे का? बस ये दिखाकर कि आप समाज के अंदर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शत्रु है, एक जाति दूसरे जाति की शत्रु है, एक धर्म दूसरे धर्म का शत्रु है, यह दिखाकर ही वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, उस पर हमला कर दिया जाता है। और वह आघात इतना तीव्र होता है कि वहाँ के एग्जिस्टिंग शासक उस आघात को नहीं बर्दाश्त कर पाते। ये क्रांति हमेशा लाभ के लिए होती है क्या? नहीं। यह क्रांति होने से पहले भी फ्रांस एक सशक्त देश था, एक शक्तिशाली राष्ट्र था। यह क्रांति होने से पहले रूस भी एक सशक्त राष्ट्र था, एक मजबूत शासक वहाँ पर राज्य कर रहा था और एक मजबूत व्यवस्था वहाँ पर उस देश में प्राचीन काल से चली आ रही थी। फिर ये कौन लोग होते हैं जो भड़काते हैं इन क्रांतियों को? क्या उद्देश्य होता है? क्या ऐसा होता है जो पहले नहीं था और अब उन क्रांतियों के बारे में हो गया? इस पर क्यों नहीं हमें विचार करना चाहिए? किसके हित हल हुए, किसका लाभ हुआ इन क्रांतियों से? प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मित्रों, यहाँ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा समाज है उस समाज की व्यवस्थाओं के बारे में कन्फ्यूज़ किया जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है, उनके प्रति हमारे ही मन में मैल भर दिया जाता है और हम
अपने ही लोगों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, बिना ये सोचे कि जो पुरानी व्यवस्था थी ठीक है, उसमें कुछ दोष हैं, उसमें कुछ गुण भी तो होंगे, क्यों ना उन गुणों को हम बना के रखें और उन अवगुणों को हम धीरे धीरे दूर कर दें, रिप्लेस कर दें। क्या ज़रूरत है हज़ारों लोगों की, हज़ारों निर्दोष लोगों की हत्याएं करने? क्या आवश्यकता है? क्यों ना आज जो जिस व्यक्ति, देखिए गरीब को अमीर के खिलाफ मान लिया, खड़ा कर दिया किसी देश के अंदर, किसी वर्ग को ये दिखा दिया कि तुम गरीब हो क्योंकि वे अमीर हैं। इसके पीछे मूल अवधारणा ये है कि जो यूरोपियन अवधारणा स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं संसाधन सीमित हैं, सिर्फ एक वर्ग को ही संसाधन मिल सकते हैं, दूसरे वर्ग को यदि अमीर होना है तो उससे संसाधन छीनने पड़ेंगे। ये अवधारणा सारी बीमारी की जड़ है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि हमारे विश्व में, इस संसार में संसाधन इतने हैं कि वो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फॉर एवरीबडीज नीड वी हैव द रिसोर्सेज, बट वो हमारे लालच और गलत उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए निश्चित ही थोड़े पड़ेंगे। देयर आर रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। यानी कि जो समस्या है वो इस भावना से पैदा होती है कि एक वर्ग को यदि अपनी समस्याओं को हल करना है, एक सामाजिक वर्ग को, किसी भी, वो सामाजिक वर्ग किसी भी आधार पर हो सकता है, गरीब पैसे के आधार पर हो सकता है, गरीब अमीर, जाति के आधार पर हो सकता है, एक जाति दूसरे जाति से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जाए, एक धर्म का दूसरे धर्म से पैदा कर दिया जाए। असली बीमारी में नहीं जाना है कि वो आप जो व्यक्ति गरीब आज है, उस गरीब को किस तरह से हम अपलिफ्टमेंट करें, किस तरह से उसका मेंटल लेवल स्टेटस जो है वो ऊपर करें, किस तरह से उसको ब्रिलियंट बनाएं, किस तरह से उसे काम में लगाएं, इकोनॉमिकली उसे ज़्यादा हम वर्किंग बनाएं। नहीं, वो नहीं कराना है, वहाँ पर उस व्यवस्था को तोड़ देना है। एक्चुअली इसके पीछे कई बार व्यापारिक मस्तिष्क भी काम कर रहा होता है कि जो व्यापारी, देखिए फ्रांस की क्रांति में भी तो यही हुआ। वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के पास नया नया रोज़गार, थोड़ा सा पैसा आ रहा था और वो अब सामाजिक व्यवस्था जो पुरानी चली आ रही थी उसे तोड़कर अपने फेवर में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वो लोग ऐसे विचारकों से प्रेरित हुए। ये तो हमें किताबों में बताया जाता है, लेकिन उससे अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो उन किताबों में हमें नहीं बताया जाता और वहाँ पर नहीं दिखता है। और ये सब विचार को रूसो, वोल्टेयर और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जिनके विचारों को मार्क्स, एंजल और बहुत सारे, लेनिन, लिंकन, और लिंकन कहाँ से आ गया भाई, लेनिन, तो यहाँ पर स्टालिन, तो ये सारे विचार जो हैं ये विचारक जितने भी हैं, इन सारे विचारकों को हमें ये समझना होगा कि इनके विचार जो हैं क्या वो हमेशा सामाजिक लाभ ही कर रहे थे। देखो रशिया की क्रांति हुई, रूस की क्रांति के बाद वहाँ क्या हो गया, सैनिक शासन आ गया। तो क्या एक शासक जिसने लाखों और हजारों लोगों को वहाँ पर मरवा दिया, किसी भी देश की हम बात करें, तो क्या वह नरसंहार जरूरी था? क्या ये व्यवस्था जिस तरह की लागू की जाती है ये जरूरी है? हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाएं जैसी भारतीय समाज हमेशा सोचता आया है। अब वो तो आप कहोगे फिर वहीं आ गए सर कि भाई हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था बनाएं, ऐसी कौन सी भारतीय व्यवस्था है? एक्चुअली ये जो यूरोपियन और पाश्चात्य वेस्टर्न जिस तरह की व्यवस्थाएं क्रिएट की जाती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित होती हैं। समाज का एक वर्ग जब तक दूसरे वर्ग पर हमला नहीं करेगा तब तक वह अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा सकता, ऐसा दिखाया जाता है। बट भारतीय व्यवस्था में हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, भारतीय व्यवस्थाओं में हमने कभी किसी का रक्तपात नहीं किया, भारतीय व्यवस्थाओं में हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने छीनने के लिए हमला किया हो। हमने बचाने के लिए अपने आप को जरूर हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड में व्यापार में नंबर 1 थे। तो क्यों ना हम उसी व्यवस्था को दोबारा से उसका आलिंगन करें, उसी व्यवस्था को हम दोबारा से पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जिसमें कोई एक सामाजिक वर्ग दूसरे का शत्रु नहीं होता, जिसमें सब मिलकर ग्रोथ करते हैं, जिसमें सारे ऑक्यूपेशंस एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और हाथ में हाथ डालकर सारे लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? क्या आप जानते हैं कि जितने भी भारतीय राज्य साम्राज्य हुए हैं
उनमें सभी जाति और धर्मों के लिए हमेशा से इस प्रकार स्थान दिया गया था कि वहाँ पर हम अविश्वास जैसी कोई चीज़ करते ही नहीं थे। निश्चित रूप से हमें उसका नुकसान भी कई बार हुआ है, पर प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे बालकों, यह समझने की आप सभी को ज़रूरत है कि जो ये जो कन्फ्यूज़न लोग होते हैं, जो बरगलाने वाले लोग होते हैं, जो हमें वेस्टर्न माइंडसेट से खुद भी पहले प्रेरित हो चुके हैं और भारतीय माइंडसेट को ना वो पढ़ना चाहते, ना समझना चाहते, ना जानना चाहते, उन लोगों से हम किस तरह से उनकी विचारधाराओं से अप्रभावित रहें, ये हमें सोचना होगा। वरना सामाजिक रूप से ये एक सामाजिक वर्ग को दूसरे से भिड़वाने का पूरा प्रयास सतत चालू रखते हैं। अगड़े पिछड़े के अनुसार झगड़े, गरीब अमीर के अनुसार झगड़े करवाना, एक जाति को दूसरे जाति से कॉन्फ्लिक्ट शो करना। देखिए, मेरा देश इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मेरे देश में युवा इस समय बहुत ज़्यादा हैं। उन युवाओं को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, और कोशिश हमें ये करनी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपने व्यापार को बढ़ाएं। कोशिश हमें ये करनी है कि हम अपने देश को बढ़ाएं। हो क्या रहा है कि सामाजिक रूप से जब हम देखते हैं चीज़ों को, देखिए आज बुक्स पढ़ने का चलन तो रहा नहीं है, बहुत कम हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो ज्ञान जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं वो सिर्फ फेसबुक से और ट्विटर से और जितनी भी ये साइट सोशल साइट्स हैं इनसे ले रहे हैं। मैंने अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 4-5 साल पहले चूँकि मेरा तो सामाजिक जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, उन सारे लोगों में मेरे यहाँ पर उन सब में मेरी मित्रता है। तो मैंने वहाँ पर मेरे सामने एक पोस्ट आई कि जाट समाज जो भारत का है उसका इतिहास, और लिखा किसने था, किसी मर्फी या किसी जोसेफ या किसी क्रिश्चियन एक कोई विदेशी लोग था, व्यक्ति था। और चूँकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था रिसर्च वर्क पढ़ने का, तो मैंने उसे ध्यान से पढ़ा। 15-20 पेज की रिसर्च थी, और मैंने उसके बाद उसकी सिमिलर रिसर्च वहाँ पे निकालने की कोशिश की कि इन लोगों को हमारे समाज में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्यों ये इतना रिसर्च थीसिस कर रहे हैं। चूँकि मैं थीसिस बहुत पढ़ा करता था पहले समय में, जब मैं, अब देखिए फेसबुक पे एक्टिव तो मैं अभी हुआ हूँ, पर फेसबुक पे मैं पहले क्या करता था, फेसबुक का यूज़ मैं हमेशा रिसर्च पढ़ने के लिए क्या करता था। आप भी पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर 50-50, 100 पेजों की रिसर्च वहाँ अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन रिसर्चेज में यूएस या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हमारी जाति व्यवस्था पे बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं। पर्पज़ क्या है, क्या वो निकालना चाहते हैं उन रिसर्च से, मुझे उनकी बेसिक मोटिव नहीं पता है, उनका उद्देश्य क्या होगा। बट रिसर्च बेटा बहुत सारी है मेरे भाइयों, रिसर्च बहुत सारी है कि एक जाति का उन्होंने इतिहास के ऊपर रिसर्च करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया कि ये जाति बाकी समाज से अलग किस तरह से। और ऐसी एक नहीं, यूरोपियन लेखकों के द्वारा लिखी गई कम से कम 50-60 रिसर्च अवेलेबल हैं। क्योंकि क्या उद्देश्य था, क्या सोच कर रहे थे, क्या वो चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने पढ़ी थी 5-6 साल पहले ये रिसर्च, और आज जो मैं उसका समाज पर प्रभाव होते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वे रिसर्चेज को काउंटर करने की ज़रूरत है। आज मेरे समाज को, चूँकि मेरी सामाजिक समरसता मुझे ज़रूर चाहिए, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब मिलके एक होके कंधे से कंधा मिलाकर सारे वर्ग खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। मन में हमारे कोई विद्वेष नहीं होगा, सारे लोग मिलके आगे चलेंगे। मुझे मेरा देश आगे बढ़ते हुए देखना है भाई। तो मुझे यहाँ सामाजिक समरसता को ख़राब बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी देखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, दोस्तों, सभी को मैं संबोधित करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम किसी कन्फ्यूज़र की, किसी ब्रेन वॉश की गलत मानसिकता का शिकार अपने आप को नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी, किसी एजेंडाधारी व्यक्ति के एजेंडा को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो भी कुछ बोल रहा है इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इससे किसका भला होगा यदि ये जो कह रहा है वो, यदि हम उसी भावना में बहते चले गए तो। मेरा देश महान था, है और रहेगा, और ये आगे बढ़ेगा। किसी रोकने से रुकने वाला ये देश नहीं है। हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। सबका साथ, सबका विकास मेरे देश का नारा है, किसी एक पार्टी का नहीं। आज ये पूरे देश का, पूरी दुनिया का के अंदर ये भावना हमारी बढ़ी है, और इस भावना के तहत हमारी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छवि भी बढ़ी है, सुधरी है, बेटर हुई है। हम मजबूत बने हैं,
तो मेरे दोस्तों, हमारी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उनको ना कोई देखिए, उनकी वीडियोज़ को हमें कोशिश करनी चाहिए, उनकी पोस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि हम उन पर कम से कम ध्यान दें इस जहर पर, और ऐसे किसी भी जहर को हम निरुत्साहित करें। यदि आपको लगता है कि कोई विचार सामाजिक एक